अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, नॉवल एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़ रहे थे बख्त, जिसकी राइटर है मेहरून निसा। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। हियर वी गो। हाँ तो हारून, कल तुम अस्पताल में मुझे मिले। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे बात करनी है। हम दोनों 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं, करो बात। उसके चेहरे को गौर से देखता आम लहजे में कह रहा था। हाले कैसी है? हारून ने सियासियत से सवाल किया था। उमर ने कंधे उचकाए थे। मैं किसी गैर मर्द से अपनी बीवी की बात करना पसंद नहीं करता। हारून, इसका लहजा दो टोक था। मैं इसका दोस्त हूँ, कजन हूँ, कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ। वह हैरान हुआ था, फिर जरा धीमा हुआ। तुम मुझ पर एतबार नहीं करते, है ना? उमर ने जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। मैं अपने बाप पर भी एतबार नहीं करता। ये एतबार भरोसा तो तुम रहने ही दो। मुझसे काम की बात करो। तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? मैं जानता हूं तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या? मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हें सुल्तान मंजिल से ही चाहिए। तुमने फरवा आंटी और सफीर के ड्राइवर से भी इस सवालात किए हैं, लेकिन तुम्हें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। मैं मदद कर सकता हूँ अगर चाहो तो। वो नॉर्मल लहजे में से ऑफर कर रहा था। उमर अपनी आंखें छोटी किए से देखे गया। मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। उमर को किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने मेरी बीवी के साथ जो कुछ भी किया है वो मैं भूला नहीं हूँ। मुझे लगता है हमारी मुलाकात खत्म हो चुकी है। मैं चलता हूँ। उमर उठ खड़ा हुआ था। क्या तुमने वाकई हाले को अगवा किया था? हारून ने तेजी से सवाल किया था। उमर रुक गया। अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या तुम यकीन कर लोगे? इसका अंदाज चैलेंजिंग था। हाँ, मैं कर लूंगा। उमर ने सर झटका था, जैसे इसकी बात को मजाक में उड़ा दिया हो। मैं इस दिन अस्पताल वापस आया था उमर। हारून इसकी तरफ देखकर बोला था। उमर की आंखों में ताज्जुब उभरा था। हारून कहे गया, इस दिन जब हाले और मैं तुमसे मिलकर वापस गए थे, मैं थोड़ी देर बाद फिर अस्पताल आया था। मैं वहां आया था उमर। तुम वहां नहीं थे, तुम जा चुके थे। मैंने तुम्हारा बिल नहीं दिया था। तुम्हारे पास तुम्हारा वॉलेट नहीं था। तुमने बिल कैसे दिया? तुमने डॉक्टर को धमकाया था। मैं ये बात इसी दिन जान गया था। मैंने हाले से कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यही जान गया था कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। उमर धीरे से कुर्सी पर बैठ गया था। हारून बोल रहा था, मैं इस दिन मॉल में भी तुम्हें देखा। तब नहीं जब तुम हाले से बात कर रहे थे, तब जब तुम इस आदमी को अरेस्ट करवाया। और एक सीरियल किलर था ना? इसने उमर की जानिब देखते हुए पूछा था। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया। मर्द इस औरत का दिल कभी खुद से खराब नहीं होने देता जिससे वो मोहब्बत करता हो। इन सब बातों का मकसद सिर्फ ये है, तुमने अगर हाले को अगवा किया होता तो कम से कम सारी रात इसे अपनी गाड़ी में न रखते। तुम कच्चे काम नहीं कर सकते। तुम कोई और ही आदमी हो। परफेक्शन तुम्हारे काम का हिस्सा है। मैं पहले दिन से जानता हूँ हाले को अगवा तुमने नहीं किया। मेरा दिल गवाही देता है तुमने ये नहीं किया। सो अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं मदद करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ। इसका लहजा सादा था। आज के ज़माने में दिल की गवाही कौन सुनता है? मैंने जैसे तंज किया था। हारून मुस्कुराया था। इसके सामने चेहरे पर हल्की धूप पड़ रही थी, गिरी आंखें चमक रही थी। मैं आर्टिस्ट आदमी हूँ। हम लोग दिल की ही गवाहियां मानते हैं। जो फतवा दिल ने दे दिया वो हमारे लिए आखिरी होता है। दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम होता है हमारे यहाँ। उमर की आंखें मुतशब्बा अंदाज में सिकुड़ी थी। और तुम मेरी मदद क्यों करोगे? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं हाले के लिए कर रहा हूँ। मैं इसको उदास नहीं देख सकता। मैं हमेशा इसे कहता था कि अगर सारी दुनिया भी इसे छोड़ दे तो हारून शायद इसके साथ होगा। कुछ दिन पहले जब इसने मुझे खुद से अलग किया तो मुझे लगा अब हारून शायद कभी इसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत था। अब मुझे समझ आ गई है, मेरा मकसद हाले की खुशी है, हाले की मदद है। और इसके लिए हारून शाहिद को हाले सुल्तान के पहलू में खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के आखिरी कोने में भी खड़े होकर इसके लिए सब कर सकता हूँ। वो मुझे अपने साथ रखे या ना रखे, मैं तो इसके साथ हूँ। हमेशा साथ खड़े सिर्फ जिस्म ही होते हैं जो दूर रहकर भी आपका सोचे। इसका दिल आपसे जुड़ा होता है। हम दोस्त हैं। हम कभी ना कभी किसी ना किसी अच्छे वक्त में हम ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन मैं इस मुसीबत और गम में इसके साथ ना रहा तो सारी जिंदगी इससे नजर नहीं मिला सकूंगा।
मुझे इसके सामने नजर उठाने जैसा छोड़ दो। मुझे बताओ तुम क्या ढूंढ रहे हो? आखिर जैसे बेबसी से वो बोला था। अमर हयात ने कंधे झुकाए थे। मेज पर जरा आगे को हुआ, आवाज मध्यम कर ली और कहना शुरू किया। सुल्तान मंजिल से कोई हाले के अगवा में शामिल है। पहले मुझे लगा था ये सब मिसेस शम्स ने किया है, लेकिन वो पिछले 1 महीने से ऐसी कोई जगह नहीं गई जो मशकूक हो या जहां मुझे इन पर शक हो। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग, इनकी सिम का डेटा सब निकलवाया है। मैंने कोई कोई फायदा नहीं हुआ। वो सिवाय चंद कई किटी पार्टीज और 1-2 रेस्टोरेंट्स के अलावा कहीं भी नहीं गई। इसके अलावा मैंने पूरे 1 महीने से इनसे मिलने वाले लोगों को भी चेक किया है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिस पर शक किया जा सके। मैंने सफीर के ड्राइवर से भी इसीलिए पूछगछ की कि शायद उन्होंने अपनी नहीं सफीर की गाड़ी इस्तेमाल की हो, या फिर शायद घर के किसी। एक मिनट हारून। जो गौर से इसकी बात सुन रहा था अचानक इसकी बात काटते हुए बोला था। तुमने कहा शायद उन्होंने किसी और की गाड़ी इस्तेमाल की हो, यही कहा ना? हाले की शादी से 10 दिन पहले उन्होंने मुझसे मेरी गाड़ी मांगी थी, मेरा ड्राइवर भी। उमर एक झटके से सीधा हुआ था। तुम्हारा ड्राइवर? वो कहाँ है? मुझे इससे मिलवाओ। वो जरूर मिसेस शम्स को किसी ऐसी जगह ले गया होगा जहां मुझे सबूत मिल सके। मेरा शक दुरुस्त था। वो बोलते बोलते रुका था। हारून अभी बेचैन सा था। उमर ने इसको गौर से देखा था। क्या कुछ और भी है? कुछ ऐसा जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? हारून ने थूक निकला था। इसी दिन उन्होंने मुझसे मेरी एक पुरानी सिम भी मांगी थी। मैंने दे दी थी। मैं परेशान था, कुछ सोचे समझे बगैर मैंने बस दे दी। मुझे लगता है तुम्हें इसी सिम में कुछ मिल जाएगा। मैंने ये जानकर नहीं किया, मुझे नहीं पता था फरवा आंटी इतना गिर सकती हैं। वो शर्मिंदगी से कह रहा था, जबकि उमर को जैसे फर्क ही ना पड़ा हो। मुझे अपना नंबर दो, इसी सिम का। अभी इसकी सारी डिटेल्स निकलवाता हूँ। कुछ और भी है तो मुझे बताओ। हारून मुअत्तज हुआ था। तुम मुझे जज नहीं करोगे? क्या तुम मुझे मलामत नहीं करोगे? मेरी बेवकूफ़ी की वजह से इतना सब हो गया। क्या तुम मुझे कुछ नहीं कहोगे? उमर ने गहरी सांस ली थी। मैं लोगों को जज नहीं किया करता। इस तरह लोग आधी बात करते हैं और आधी दिल में रख लेते हैं। दिल में रखी बातें स्लो पॉइजन बनती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल मार देती हैं। और मैं कातिल नहीं बनना चाहता। वो बोलकर खामोश हुआ तो हारून ने अजीब नजरों से इसको देखा। क्या हाले और तुम अलग हो जाओगे? इसके लहजे में कुछ था कि उमर बेख्तियार इसके देखे गया। ये लड़का सफीर जैसा नहीं था, ये अलग था, बहुत अलग। इसके लहजे में मुखलिसी थी। मैं इन्हें कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि वो मेरे साथ रहें, चाहे जिन हालात में भी सही। हमारा निकाह हो गया है, मैं इसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो हल्के लहजे में कहता उठ खड़ा हुआ था। क्या तुम मुझे अपने ड्राइवर से नहीं मिलवा रहे? हारून को बैठे देखकर इसने सवाल किया था। वो फौरन उठा था और अब वो दोनों बाहर जा रहे थे। से आंखें चमक रही थी, सरमई आंखों में उदासी सी थी। सुल्तान मंजिल की सुबह उदास और मखमूम सी थी। यूसुफ सुल्तान को घर लाया जा चुका था। महर सारी रात इनके साथ रही और वो सारी रात हाले को पुकारते रहे थे। शम्स रात देर तक घर आए थे। इनका इरादा फरवा से बात करने का था, लेकिन वो सो चुकी थी। इस वक्त वो अपने कमरे के बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल रही थी। बोटॉक्स और सर्जरीज का मारा हुआ बूढ़ा चेहरा बगैर मेकअप के मकरूसा लग रहा था। बुरी आंखों ख्वाबदीदा सी थी, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। अलबत्ता सामने बेड पर बैठे शम्स को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो चाको चौबंद थे। बाल नफासत से पीछे को जमाए, सूट में मलबूस वो ऑफिस जाने को तैयार लगते थे। फरवा इनको देखकर नजरअंदाज करती ड्रेसिंग टेबल की जाने बढ़ने लगी। जब शम्स ने बैठे बैठे इनका हाथ पकड़ लिया था, साथ खुद खड़े हुए थे। तमीज वो कभी बांधते नहीं थे, सो सीधा मुद्दे पर ही आए। तुमने फहीम मिर्जा के साथ मिलकर हाले को अगवा करवाया? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछूंगा। बोलो, हाँ या ना। वो संजीदा लहजे में पूछे थे। फरवरा ने इत्मीनान से इनको देखा था। मैंने कहा था कि अब किसी और की जवानी इस्तेमाल करूंगी। मैंने कहा था ना, मैं सुल्तान की कमर तोड़ दूंगी, तुम्हारे भरम तोड़ दूंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था शम्स। अब तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं होना चाहिए। वो कहकर जाने लगी। शम्स का भारी हाथ उठा था और चटाख की आवाज पूरे कमरे में गूंजी थी। पर वो मुंह के बल बेड पर जा गिरी थी। सलील औरत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम मेरी पाक दामन भतीजी पर बताने लगाओ। तुम इंतकाम के चक्कर में इतनी जुनूनी बन गई, तुम्हें शर्म नहीं आई?
तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? लानत हो तुम पे, मालूम औरत, लानत हो तुम पे, खुदा की लानत हो, सारे जहां की लानत हो तुम पर। वो बुलंद आवाज में इनको गालियां बकते चिल्ला रहे थे। फरवा चंद लम्हे तो इस तरह शौक के आलम के चेहरे पर हाथ रखे पड़ी रही, और फिर अगले ही लम्हे वो एक जख्मी नागिन की तरह फनकारती हुई उठी थी। शम्स जो इनके सामने ही खड़े थे, फरवा ने पूरी कुवत से शम्स के चेहरे पर वैसा ही थप्पड़ दे मारा था जैसा थोड़ी देर पहले इनको पड़ा था। मारे शौक के शम्स की आंखें फटी की फटी रह गई। चंद लम्हे कबल गालियां बकती इनकी जुबान मफलूज हो गई थी। भूखे इनके थप्पड़ में शम्स के हाथ जैसा भारीपन और शिद्दत नहीं थी, लेकिन मर्द के 4 थप्पड़ के मुकाबले औरत की तरफ से पड़ने वाला एक थप्पड़ ज्यादा जोर से लगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई उठाई गिर हूँ, कोई गिरी पड़ी हूँ जिसपे तुम हाथ उठाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे? वो जख्मी शेरनी की तरह सुर्ख होती आंखों से घुर्राई थी। फरवा बेग हूं मैं मलिका हूँ। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, मुझे गालियां दोगे, मैं हाथ काट दूंगी, जुबान खींच लूंगी। इनकी आवाज बुलंद होती जा रही थी। मैं जलील हूं, तो तुम क्या हो? क्या तुम वही नहीं हो जिसने अपने भाई को कत्ल किया? शम्स के चेहरे का रंग बदला था। तुम्हारी औकात क्या है शम्स? अगर आज मैं ना होती, अगर मेरे बनाए हुए झोल ना होते, तो क्या आज हेमंत तुम्हें मिल पाता? अगर इस दिन मैं तुम्हें अस्पताल न भेजती, तो क्या आज तुम सुल्तान होते? तुम्हें सुल्तान मैंने बनाया है शम्स, और तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? शम्स का चेहरा सफेद पड़ा था, पर वह अब भी इनके गिर चक्कर काटती गुर्रा रही थी। मैंने शम्स, मेरे अजीम दिमाग ने हमेशा की तरह तुम्हें बचाया, तुम्हें एक सल्तनत दी, तुम्हारा एम्पायर दिया, और अब तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? भूलो मत, हेवन के असली कागजात अब भी मेरे पास हैं। तुम्हारे पास जेलिस साइन है शम्स। तुम्हें चाहिए कि मेरे कहर से डरो। अगर मैं तुम्हें अर्श पर बिठा सकती हूँ, तो अगले हिस्से में तुम्हें फर्श पर फेंक भी सकती हूँ। वो शम्स की अहानत से सुर्ख चेहरे को नजरअंदाज किए बोले जा रही थी। मुझसे डरो शम्स। अगर मोहब्बत में तुम्हें तख्त पर बिठा सकती हूँ, तो नफरत में तुम्हें तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा इस नगीन की कार्बन कॉपी का अंजाम? वो खुद को शहजादी कहती थी, मैंने इसे कनीज से भी बदतर बना दिया। वो डिजाइनर वेयर पहनती थी, आज मांगे हुए कपड़े पहनती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाती थी, आज इसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। दुनिया के बेहतरीन डायमंड्स अपने गले और उंगलियों में पहनती थी, आज वो हीरे जवाहरात बेचने की नौबत आ गई है। इससे मोहब्बतों पर नाज था ना, मैंने कैसे इससे हर रिश्ता छीन लिया। आज वो अकेली है, खाली हाथ है। वो लड़का उमर बहुत जल्द वो भी से छोड़ देगा, क्योंकि हालिद सुल्तान का वक्त अब मेरे हाथ में है। इसकी किस्मत की खुदा मैं हूँ। तुम देखना शम्स, वो एक दिन सड़कों पर भीख मांगेगी, और इसे कोई भीख देने वाला भी नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ वो सब ना हो जो इसके साथ हुआ है, तो आइंदा अपनी औकात में रहना। वो नहुसत से कहती अलमारी की जानिब बढ़ गई थी। पीछे से शम्स ने खुद को कहते सुना, इसका बख्त बुलंद है फरवा, वो पारस पत्थर है, मट्टी को सोना करती है। तुम सब कुछ कर सकती हो, इसका बख्त नहीं छीन सकती। तुमने इससे जो मोहब्बतें छीन ली वो आर्जी थी, तभी तो इसके साथ नहीं ठहर सकी। जो मोहब्बत इससे अब मिल रही है वो दायमी है। वो जब तक यहाँ थी शहजादी थी, अब मलिका है, अगर वो समझे तो। वो रुक रुक कर कह रहे थे, पर वह हमें पीछे इसको सुने गई। वो लड़का इसे कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने मुझे तो अपने हाथ से सुल्तान बनाया है ना। भाई शुरू से सुल्तान रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जिस शख्स को चुना है, सोचो वो क्या होगा। वो शख्स इसे तब यहाँ से ले गया, इससे तब इसकी हिफाजत की, जब इन दोनों को कोई ताल्लुक भी नहीं था, और अब वो इसकी बीवी है। तुम सोच सकती हो अब वो इसके लिए क्या करेगा? तुम कहती हो तुमने इससे आसाइशें छीन ली हैं। नहीं फरवा, वो आदमी हाले के कदम में सारी दुनिया ढेर करने को तैयार है। वो एक शानदार मर्द है। आज मुझे तुम पर रहम आ रहा है। तुमने जो कुछ किया, इसे अल्लाह ने तुम पर उलट दिया। सोचो फरवा, सोचो। इस रात हाले किसी और की गाड़ी में भी जा सकती थी, वो उमर की गाड़ी में ही क्यों गई? इसे वहाँ इसका बख्त ले गया, सिकंदरी बख्त। वो अगर यहाँ से गई है तो इस महल से ज़्यादा बड़े ऊंचे महल में रह रही है। तुमने इससे सफ़ीर और हारून छीन लिए। अल्लाह ने इसे ऐसा शख्स दिया जो इन दोनों पर भारी है। कभी जो तुम इसके ज़हीन आंखें देखो,
तुम्हें पता लगे वो कैसे आंखों से बात करता है, वो कैसे अपने लफ्जों से दिल जीत लेता है। वो अपने लफ्जों और जहानत से खड़े खड़े तुमसे क्या कुछ करवा ले और तुम्हें पता भी ना लगे। तुम कहती हो वो शहजादी नहीं रही, सही कहती हो, वो मलिका है, हुकूमत करने के लिए पैदा हुई है। वो यहाँ भी हुकूमत करती थी, वहाँ भी करेगी। जिसे तुम अपना बदला कह रही हो, वो इसके लिए तख्त की आजमाइश थी। तुम इससे कुछ नहीं छीन सकती। तुम नाकाम हो गई हो, आज मान लो। ये बात वो सादगी से कहकर खामोश हो गए थे। फरवा ने सीने पर दोनों बाजू बांधकर तंदही से इनको देखा था। बहुत मोहब्बत जाग रही है आज। तो क्या हेमन इसके हवाले करने का इरादा है? जाओ इनके कदमों में गिर जाओ, उनसे कहो तुमने इनके बाप को कत्ल किया, लेकिन अब तुम शर्मिंदा हो और अब सब कुछ फिक्स करना चाहते हो। तुम इन्हें ये नकली पेपर्स दे रहे हो, क्या मैं असली पेपर्स दे आऊं? बताओ क्या करना है? शख्स चंद लम्हे इनको देखते रहे, फिर बोलना शुरू किया। मैंने अपने दिल से हाले के लिए नफरत खत्म की है, ताकत और सल्तनत की लालच नहीं। हेवन कल भी मेरा था और आज भी। और एक बात और, मैं अपने भाई को मारकर शर्मिंदा नहीं हूँ, वो यही डिजर्व करते थे। वो कहते हुए बाहर निकल गए थे। पीछे फरवा पीछो ताप खाती रह गई थी। इस उम्र हयात का कुछ करना होगा। बाहर जाते शमसल और माल के करीब खड़ी फरवा को यही छोड़कर, क्या तुम मिराज सुल्तान के कत्ल वाले दिन की वापसी जानना चाहोगे? ये वो वक्त है जब उमर हाले को अपने साथ लेकर निकला। शम्स बाहर होने वाले सारे हंगामे पर लानत भेजते हुए अंदर अपने कमरे में आए थे। फरमा इनके पीछे ही आई थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने खड़े थे। इन दोनों की काफी देर से एक ही बहस चल रही थी और अब शम्स तंग आ गए थे। फरवा, मैंने कहा ना, मैं ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं इस वक्त हेमन की बात नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? भाई मर रहे हैं और मैं वहां जाकर कारोबार की बात करूं? तुम सीधा ये क्यों नहीं कहती? मैं इनका गला दबा दूं। वो सख्त झुंझलाए हुए थे। वो नहीं मर रहे, आधे मरे हुए हैं और यही वक्त है शम्स, यही वक्त। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम इनकी जिंदगी में इनसे हेमन ले सकते हो? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अगर तुम्हें अपने लिए कुछ करना है तो आज करना है, चाहे इसके लिए मिराज सुल्तान को मरना ही क्यों ना पड़े। मेरे पास सारे कागजात हैं। कल रात मैंने सारे कागजात हैंड ओवर कर लिए थे। तुम सोचो शम्स, जब आधा मरा हुआ मर्द कागजात दे सकता है तो क्या वो साइन नहीं दे सकता? वो इन्हें उकसा रही थी और वह दूर कहीं कामयाब भी हो रही थी। शम्स ने रुक कर इनको देखा था। क्या बकवास कर रही हो? हेवन के पेपर्स तुम्हारे पास हैं? फरवा मुस्कुराई थी पूरे दिल से। हाँ, वो मेरे पास है। तुम्हारे भाई रात वो कागजात हाले के निकाह के वक्त इसको देने वाले थे, लेकिन मैंने किसी तरह वो उठा लिए। एंड गेस व्हाट, हेवन हाले के नाम पे है, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी उमर हयात के नाम है। और ये बात उमर नहीं जानता। शायद मिराज सुल्तान इसे सरप्राइज देना चाहते थे। तुम्हें ये सब कैसे पता? शम्स ने इनको बीच में टोका था। मैंने फरहाद गफ्फार को खरीद लिया है शम्स, वो मेरे लिए काम करता है। चंद रोज कबल इस आदमी उमर हयात ने मिराज सुल्तान से कहा था कि वो हेवन इसके नाम कर दे। मिराज सुल्तान ने गो के इसे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने ये काम कर दिया था। इस लड़के के तेवर देखकर आज तो मैं डर ही गई, लेकिन शुक्र है कि वो अब तक इन कागजात के बारे में नहीं जानता। शम्स अब भी मुतसब थे। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? क्या पूरी दुनिया को पागल बना सकता हूँ? सब लोग मुझसे पूछेंगे कि मेरे भाई ने मुझे हेवन क्यों दिया। मैं क्या कहूँगा? और वो उमर, तुम्हें लगता है वो मुझसे सवाल नहीं करेगा? वो कोई आम आदमी नहीं है, इसे कन्विंस करने के लिए मुझे सबूत चाहिए होंगे। मैं फिलहाल ये नहीं कर सकता। फरवा, तुम अपनी साजिश खुद तक रखो। फरवा घूमकर इनके सामने आई थी। तुम इनसे कह देना कि तुमने हेवन खरीदा है अपनी कंपनी के 25% के बदले। शम्स ने चंबे से इनको देखा था। क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। देखो शम्स, जब महराज भाई ने तुमसे शेयर्स खरीदने की बात की थी तब क्या हुआ था याद करो। तुमने कोई पेपर वर्क नहीं किया था। शम्स की आंखें चमक उठी थी। वो फरवा के मजीद बोलने को बेताब हुए थे। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने तुमसे वो 25% खरीदे हैं। तुम इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा देते थे। वो कंपनी में काम करते थे, लेकिन डील नहीं हुई, पेपर वर्क नहीं हुआ। शम्स, तुम्हारे पास गोल्डन चांस है, इसे मत गवाओ। जाओ अपनी एम्पायर बनाओ, अपने लिए कुछ करो। वो कुछ राजी हो गए थे। लेकिन मैंने हेवन के कागजात नहीं बनवाए। मैंने अपनी कंपनी के 25% के पेपर्स भी नहीं बनवाए। इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे कर सकता हूँ? फरवा ने इनके दोनों हाथ थाम लिए थे। ना जाने कितना अरसे बाद
जो पेपर्स फरहाद ने उमर और हाले के लिए बनवाए थे, मैंने वैसे ही पेपर्स तुम्हारे लिए बनवा लिए हैं। तुम मेरा इश्क हो शाम्स, मैंने तुम्हारे लिए सब कर लिया है, सारे कागजात बनवा लिए हैं। बस एक दस्तखत और तुम सुल्तान बन जाओगे, तुम्हारी सल्तनत होगी, तुम हुकूमत करोगे, तुम्हारे पास वो सब होगा जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा था। जब तक तुम्हारे साथ फरवा है तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। वैसे मान से कह रही थी कि लम्हे भर को शम्स वो होटल का कमरा और अपनी नफरत भूल गए थे। कुछ देर कबल जो नीम रजामंद थे अब मुकम्मल तैयारी के साथ जा रहे थे अपने दिल को मारने हमेशा के लिए। मौजूदा दिन फरवा अपने मोबाइल पर किसी से बात करी थी, चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी थी और हल्का सा हसद भी। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए, मुझे बताओ वो उमर हयात कौन है, कहाँ से आया है और इसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मुझे इसके बारे में एक एक बात बताओ फरहाद, इसकी कमजोरी, इसकी ताकत, सब। इसका बुरा वक्त अब आ चुका है। आगे से कुछ कहा गया था। फरवा ने बेदिली से कॉल काट दी थी। अब वो यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी, साथ बड़बड़ाती जा रही थी। नहीं 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 नहीं, वो वो नहीं हो सकता, ये नगीन का बेटा नहीं हो सकता। मैंने इस दिन इस औरत को खाली हाथ भेज दिया था, मैंने इससे दिखा दिया था कि यहाँ नगीन के बेटे की कोई जगह नहीं। फिर कैसे कैसे आ सकता है वो? लेकिन इसकी आंखें क्यों है ऐसी? नहीं, ये बस मेरे दिमाग का फतूर है, वो नहीं आ सकता। मिला आखिर वो थक कर बैठ गई थी, इस बात से अनजान कि जिस आदमी के लिए वो खुद को बुरा वक्त कह रही हैं वो असल में इनका बुरा वक्त है। उमर के बंगले पर दिन चढ़ाया था, सुबह की मुकद्दस सफेदी दम तोड़ गई थी, अब इसकी जगह झुलसाती धूप ने ले ली थी। अलबत्ता घरों के अंदर अब भी किसी हद तक सुकून था, पंखे की हवा भली मालूम होती थी। हाले इस वक्त अपने कमरे से निकलकर किचन में आकर बैठी थी, आंखें अब भी सूजी हुई थी, आवाज जुकाम ज्यादा सी, वो रात भर रोती रही थी। किचन में आकर इसका इरादा था अब अपने लिए कॉफी बनाए, जब इसकी नजर पास रखे हॉट पॉट पर पड़ी। साथ एक प्लेट रखी थी जिसको दूसरी प्लेट से ढका गया था। हाले ने ढक्कन उठाया था, प्लेट में ऑमलेट था। हाले ने हॉट पॉट खोला, इसमें ताज़ा पराठे रखे थे। इसका दिल जरा सा खुश हुआ था, कितने ही दिनों से वो सूखी ब्रेड और जैम से नाश्ता कर रही थी। चलो आज कुछ अच्छा खाने को नसीब हुआ। थैंक्स टू शानो। इसने पास पड़ी कुर्सी खींच ली थी और इस पर बैठ गई थी। पराठा प्लेट में निकाल रखा था, आमलेट सामने किया, पराठे का छोटा सा निवाला बनाया और आमलेट के साथ लगाकर मुंह में रखा। पहला निवाला लेते ही इसको ऐसा लगा जैसे वो आज पहली बार आमलेट और पराठा खा रही हो। ऐसा मुकम्मल जायका। हाले ने आंखें बंद कर ली थी, जैसे जायके को महसूस कर रही हो। आह मनसलवा। बेख्तियार इसकी जुबान से ये लफ्ज अदा हुए थे। फिर अगले ही लम्हे पट से आंखें खोली थी, एक और निवाला, फिर दूसरा, तीसरा, तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों पराठे खा चुकी थी और आमलेट वाली प्लेट ऐसे साफ थी कि इसको धोने की जरूरत नहीं थी। इसने आधे कराची के रेस्टोरेंट्स में खाना खाया था और वो जिस शहर जिस मुल्क में भी जाती थी वहाँ के रेस्टोरेंट जरूर विजिट करती थी, लेकिन ऐसा मुकम्मल जायका इसने आज तक नहीं चखा था। वो इतने सालों से जिस जायके की तलाश में थी वो इसे आज मिला था। यकीनन शानो बेहतरीन खाना बनाती है। कुर्सी से उठते हुए इसने इतराफ किया था। इसी वक्त शानो हाथ में झाड़ू लिए इस किचन में आती दिखाई दी। इसने दुपट्टा कंधे से गुजार कर कमर से बांध रखा था। हाले को देखकर इसने सलाम किया था। हाले ने सर के इशारे से जवाब दिया था, साथ मुस्कुराई थी और दास से मुस्कुराहट। आपने आज जो नाश्ता बनाया बहुत लजीज था, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह इनका जायका बरकरार रखे। तो डामों का असर था, वो इनकी दुआएं सीख गई थी। पराठे बहुत अच्छे बने थे और ऑमलेट भी, ये इटालियन रेसिपी है, आपने कहाँ से सीखी? वो अपनी आदत के बरखिलाफ लंबी बात कर रही थी, जबकि शानो हुनको की तरह इसको देखे गई। बाजी, मैंने तो कोई नाश्ता नहीं बनाया और पराठे मुझसे कभी अच्छे बने ही नहीं। हाले ने चौंक कर इसे देखा था। उमर साहब कहते हैं मेरे हाथों के पराठों से बेहतर है बंदा रबड़ चबा ले। और इटालियन ऑमलेट, मैं तो पाकिस्तानी अंडा मुश्किल से बनाती हूँ, क्या बात करती हैं बीबी। असल में क्या है ना, वो अब भी बोल रही थी जब हाले वापस पलटी थी, लपक कर प्लेट वाली ऑमलेट वाली प्लेट उठाई थी। इसके नीचे स्टिकी नोट लगा था। हाले की नज़र इस पर पड़ी थी, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई थी। इस पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, नाश्ते के लिए शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, उम्मीद है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन जायका होगा। बस 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, और हाले का खून खौल उठा था। इसका इख्तियार में होता तो वो अभी हलक में उंगली डालकर कह कर देती। आज उमर हयात से नफरत का ग्राफ जरा और ऊपर गया था। अस्पताल के बेंच में बैठा नूह इस वक्त अपनी सारी कायनात लुटाकर बैठा था। इसकी आंखें सुर्ख थीं, गर्दन झुकी हुई, दिल टूटा हुआ।
इसने रात से लेकर बस एक ही सतर बोली थी, क्या वो बच जाएगी? उम्मीद, बेबसी, डर, खौफ, जिल्लत, अजियत। डॉक्टर से सवाल करते नूह के लहजे में, क्या कुछ नहीं था? जवाब कोई तसल्ली बख्श नहीं था। नरमीन कोमा में जा चुकी थी। इसकी नॉर्मल जिंदगी में वापसी के बारे में डॉक्टर बस यही कहा था, 1 मिनट, 1 दिन, 1 घंटा और 1 साल, 10 साल, 20 साल, या फिर सारी जिंदगी भी लग सकती है, या फिर वो इसी तरह मर भी सकती हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। वो तब ठीक हो सकती हैं जब वो रिकवर होना चाहें। वो तब से लेकर अब तक इसी बेंच पर बैठा था। इसकी जिंदगी की सारी जमां वो जी लूट चुकी थी और वो कुछ नहीं कर सका था। ये सब किसने किया? फिलहाल इसे ये भी नहीं पता था। रात से लेकर अब तक पुलिस और मीडिया में इसको किस तरह संभाला था, ये तो बस वही जानता था। इसी वक्त फहीम मिर्जा सफेद पड़ती रंगत के साथ इसे अपने करीब आते दिखाई दिए। उनको देखकर इनका दिल उछलकर हलक में आया था और वो इसके करीब आकर बैठ गए थे। एक हाथ इसके कंधे पर रखा और जब वो बोले तो इनकी आवाज में अफसोस था। ये किसने किया बेटे? क्या तुम्हें पता चला? नूह ने शाइस्तगी से नफी में सर हिलाया था। बात मीडिया में नहीं जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मैंने पुलिस को समझा दिया है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। तुम बकवास बंद करें अपनी। नो खड़े होते हुए दहाड़ा था। इसकी आंखें जब्त के मारे खून छलका रही थी। मेरी बहन की जिंदगी मर रही है और आपको अपनी इज्जत की पड़ी है? फहीम सहम कर बेंच के साथ जा लगे थे। मैं लानत भेजता हूँ आपकी इज्जत पे, खुदा की कसम। मुझे इस वक्त किसी भी चीज की परवाह नहीं है, किसी भी चीज की नहीं। मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। जो इस काम में मुलविस है, मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। मैं इसकी नस्ल खत्म कर दूंगा। मैं इसके बच्चों को चौक पे बिठाकर भीख मंगवाऊंगा। मैं इनकी बीवियां बेवा करूंगा। इनकी बेटियां घरों से उठवा लूंगा। मैं जलील हुआ हूं तो सब जलील होंगे। मेरी बहन को अजियत हुई है, सारी दुनिया को इजा दूंगा। उंगली उठाकर बोल रहा था। मैं नूह मुगल आज कसम खाता हूं, मैं अपनी बहन का बदला लूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा। इसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। इसका सारा जिस्म कांप रहा था। फहीम अपनी जगह से उठे थे। इसके करीब आए, अपने दोनों हाथ इसके कंधे पर रखे और कहना शुरू किया, तुम्हें जो करना है तुम करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने मिर्जा पर जोर दिया था। इनकी आंखें कुछ जता रही थी। मैंने तुम्हें पाला है नू, तुम्हारी बहन को पाला है। तुम्हारे मरते हुए बाप को मैंने बचाया। अगर इस वक्त में इसका इलाज ना करवाता तो तुम कई साल पहले यतीम हो चुके थे। इस हादसे के बाद वो मजबूर हो गया था। मैंने इसे फिर भी नहीं छोड़ा। इस वक्त तुम्हारी बहन इस दुनिया में आने वाली थी। मैंने तुम्हारी माँ की एक एक जरूरत का ख्याल रखा। अगर मैं बर वक्त तुम्हारी माँ को अस्पताल ना ले जाता तो तुम्हारी बहन इस दुनिया में आती ही नहीं। आखिरी वक्त पे अगर मैं तुम्हारे माँ बाप की तदफीन ना करता तो इनकी लाशें गल सड़ जाती। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है। मैंने तुम्हारे नाम से मुगल हटाकर तुम्हें मिर्जा बनाया। और तुम आज मेरे सामने चीखोगे, मुझे बातें सुनाओगे? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम पे इतने एहसान किए? इनके लहजे में तपिश थी। नू का सर शर्मिंदगी से झुकता गया। मैं जा रहा हूं नू, अब मेरे पास आना तो मिर्जा बनकर आना, मुगल बनकर नहीं। वो इसका कंधा थपकते हुए आगे बढ़ गए थे। पीछे नू था और इसके अनगिनत दुख। अल्लाह ने इसकी नेकी भी कबूल नहीं की। इसने तो एक लड़की की इज्जत बचाई थी, आज इसे नेकी से नफरत हो गई थी। ये दुख बहुत बड़ा था। गाड़ी में एसी की कूलिंग के बावजूद हारून के ड्राइवर को ठंडे पसीने आए थे। उमर की मुतशाबा नजरें इसके चेहरे पर जमी थी। हारून पिछली सीट पर आरामदा सा बैठ गया था। वो कोई 30-35 साल का फरेबी माइल आदमी था। नकूश फींदे थे और वो आधे घंटे से एक ही बात दोहरा रहा था। सर मैं कसम खाकर बता रहा हूँ, मैं इनको यहीं उतारा था, फिर 2 घंटे बाद यहीं से इन्हें लेने आ गया। मैं अपने बच्चों की कसम उठाकर कह रहा हूँ, मुझे मेरे माँ बाप की कसम। वो गंगियाने लगा था। इसने पिछले आधे घंटे से दोहराई जाने वाली बात एक बार फिर से दोहराई थी। उमर ने बेजारी से गर्दन पीछे झुकाई थी। पीछे हारून बेनियाज बैठा मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। उमर ने गाड़ी से निकल के इसके पास नजर दौड़ाई थी। यहाँ बस कितार दर कितार छोटे बड़े दुकान बने थे, कोई ऑटो का तो कोई वर्कशॉप, कोई बाइक और कोई गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बेच रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई कैफे कोई रेस्टोरेंट नजर नहीं आता था। अगर फरवा यहाँ किसी से मिलने आई थी तो जरूर किसी कैफे या रेस्टोरेंट में गई होगी। उमर ने इस जगह की लोकेशन निकाली थी। यहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक कोई ऐसी माकूल जगह नहीं थी जहाँ फरवा और मिर्जा मिल सकें। वो अब इस गाड़ी में आकर बैठ गया था।
अब इसे एक और तरीका इस्तेमाल करना था और वो इसके लिए तैयार था। वो झुका और उसने झुककर अपनी बंडली से बंधी हुई छोटी सी पिस्टल निकाली थी। अब इसके हाथ में छोटी पिस्टल देखकर हारून के ड्राइवर का खून खुश्क हो गया था। उमर ने पिस्तौल इसकी गट्टी पर रखी थी। हारून ने जरा की जरा नजर उठाकर इसको देखा था और एक बार फिर बड़बड़ाते हुए अपने मोबाइल पर झुक गया था। खिसक गया पुलिस वाला। खैर खैर, मुझे क्या। अब बताओ, कहाँ लेकर गए थे तुम इस बूढ़ी फितना को? अगर मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा गेम खत्म समझो। खोपड़ी खोल दूंगा तुम्हारी। बोलो सब सच, बोलो। वो इसकी आंखों में देखता कुर्रा रहा था। ड्राइवर रोने लग गया था। अल्लाह की कसम साईं, खुदा की कसम, मैंने इनको यहीं उतारा था। मुझे नहीं मालूम वो यहाँ से कहाँ गई, किससे मिली, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे माफ कर दो साईं। हारून बाबा, आप ही इनको समझाएं। मैं आपका नौकर हूँ साईं, मेरे माँ बाप आपके नौकर हैं। नमक खाया आप, हमने आपका। वो रोते हुए हारून से इल्तिजा करने लगा था। हारून ने नजर उठाकर इसको देखा, फिर उमर के पिस्तौल वाले हाथ को नापसंदगी से देखा था। देखो उमर, मेरे ड्राइवर पर पिस्तौल तानने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर का सांस बहाल हुआ था, जबकि उमर का चेहरा बेतासुर था। हारून कह रहा था, ऐसा करो। इसने सोचने वाले अंदाज में भवें इकट्ठी की थी। मेरे पास एक तेजधार चाकू है, वो ले लो। वो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लाश ठिकाने लगाना कोई बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये सही है, ऐसा ही करो। वो जैसे अपने ही आइडिया से महसूस हुआ था। बहुत छोटे छोटे टुकड़े करना ताकि इसकी लाश पहचानी ना जा सके। और नॉर्मल लहजे में कह रहा था। दोबारा मोबाइल पर झुक गया था, जबकि ड्राइवर के कांटों तो लहू नहीं बदन में वाला हिसाब था। ये तो असली वाला पागल निकला। वो बस सोच ही सका। उमर ने इसको अब क्या कहते हैं वाली नजर से देखा था। ड्राइवर ने अपनी आंखें साफ की थी। आप मेरे टुकड़े कर दो या फिर जान से मार दो मालिक। मालिक से गद्दारी का मैं सोच भी नहीं सकता साहब। ये बात शायद मैडम भी जानती थी। मैंने इनको यहीं उतारा तो वो कह रहा था और उमर बेजारी से इसको सुन रहा था। लेकिन एक बात जो है वो मैं जानता हूँ। वो रुका था और फिर कहना शुरू किया। बीबी ने मेरे मोबाइल से एक कॉल की थी और किसी स्नेम नामी जगह पर मिलने की बात की थी। उमर सीधा होकर बैठ गया था। हारून भी चौंका था। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी है, आपको तो मैं सुना देता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझसे कसम ले लो। इसने अपना मोबाइल जेब से निकालकर उमर के आगे रख दिया था। अच्छा बस बस, सुन चुका हूँ मैं। हारून ने हाथ जलाया था। अब निकलो यहाँ से, और पापा को कुछ भी बताया तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। तनबीहा करते लहजे में इसको डपट दिया था। वो बेचारा अपनी जान खलासी होने पर फौरन गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। हारून अपनी जगह से उठकर वहीं से ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा था। उमर अब भी कुछ सोच रहा था। स्नैम, ये कौन सी जगह है? वो बाहर देखते हुए पूछ रहा था। बहुत महंगा कैफे है यहाँ का, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा। अपनी सर्विस के लिए बहुत मशहूर है। बाकी हाले से पूछ लो, वो सदा जानती होगी। मुझे इतना ही मालूम है। हाले की पिछली बर्थडे पर हम लोग वहीं गए थे। हारून ने तफसीली जवाब दिया था। फिर उमर की तरफ देखा। वो अब भी गैर आरामदा था। अब क्या हुआ, चलो इसी कैफे चलते हैं। या शायद तुम अभी मुतमईन नहीं हो? क्या कुछ और है जो हमें पता करना है? हारून इसको देखते हुए पूछ रहा था। उमर जरा सा बेचैन था। कुछ न कुछ मिसिंग है, कुछ है जो इन सब में मिसफिट है। वो औरत नहीं है, फितना है। जब वो तुम्हारे ड्राइवर को यहाँ छोड़कर आगे खुद गई थी तो वो इसके सामने इसी जगह का नाम क्यों ले गई जिसे वो छुपाना चाह रही है? कुछ है, कुछ मिसिंग है। तुम्हारा ड्राइवर बस एक डिस्ट्रैक्शन है, असल बात कुछ और है। वो सोच सोच कर कह रहा था। हारून ने नफी में सर हिलाया था। असल बात ये नहीं है कि मेरा ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन है, असल बात तुम्हारी जॉब है। इसने तुम्हें हर एक पर शक करना सिखा दिया है। तुम थाने में नहीं हो उमर हयात, और मेरा ड्राइवर वो कोई आदि मुजरिम नहीं है जो पिस्तौल के सामने होते ही झूठ बोलेगा। वो एक आम सा आदमी है। जब पिस्तौल सामने आ गई तो इसके मुंह से ना चाहते हुए भी सच ही निकलेगा। अपने दिमाग को थाने से निकालो और हर आदमी को शक की निगाह से देखना छोड़ दो। जिंदगी आसान होने लगेगी। वो कहकर खामोश हो गया था। उमर ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोश रहा था। अगर इसका दिमाग कह रहा है कुछ मिसिंग है तो है। कमरे में मिलगजा सा अंधेरा था। एसी की मीठी सी कूलिंग चारों तरफ फैली हुई थी। उभरी हुई ईंटों वाली दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिकल पोस्टर्स लगे थे। एक दीवार पर चंद गिटार्स टंगे हुए थे। कमरे की तीसरी दीवार पर इसके कमरे की मालिक की बचपन की से लेकर अब तक तमाम तस्वीर लगी थी। बेड के ऐन ऊपर इसकी बड़ी सी हालिया तस्वीर लगी थी जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में गरूर था, शान बेनियाजी थी। इस तस्वीर के ऊपर फ्रेंच में मजीद तर्ज की लाइनों में एक अबारत लिखी थी जिसका मतलब ये था,
हुस्न मुझ पर तमाम हुआ। इसके बेड के साइड टेबल पर भी इसकी अपनी तस्वीर फ्रेम की हुई रखी थी। शायद इसे खुद को देखने रहना पसंद था, या शायद इसे खुद से इश्क था। इसी वक्त इसके कमरे का दरवाजा एक धार से खुला था। वो जो लिहाफ ओढ़े सो रहा था, बेख्तियार किस्मसाया था। आने वाला इसका बाप था। इनके अंदर आते ही सारे कमरे की बत्तियां खुद ब खुद जल उठी थी। वो एक ही जस्ट में इसके करीब पहुंचा था और एक झटके से इसका लिहाफ उठाकर दूर फेंका था। अब के याकूत मिर्जा पूरी तरह झंझुलाकर उठ बैठा था। इसकी सोई सोई आंखों में हल्का सा गुस्सा था, जबकि इसके बाप की जागी हुई आंखों में बेतहाशा जलाल था। इनका बस नहीं चल रहा था कि याकूत को शूट कर डालें। वो इनको देखते हुए फौरन बेड से उतर आया था। वो जैसे ही इनके सामने आकर खड़ा हुआ, वही मिर्जा ने इसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ सीध किया था। वो बेख्तियार पीछे हटा था। सलील खबीस आदमी, तुम्हारे पैदा होने पर लानत हो, तुम्हारी बहनों जैसी थी, वो सुरखोती आंखों से खुराते हुए कह रहे थे। साथ ही आगे बढ़कर एक और थप्पड़ याकूत के चेहरे पर दे मारा था। अब उन्होंने इस पे बस नहीं की थी। वो इससे बेदर पे मारते चले गए थे, साथ साथ बुलंद आवाज में इसको गालियां देते जाते। याकूत होंको की तरह इनको देखते हुए मार खा रहा था। वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हारा जनाजा कुत्तों से उठवाएगा, तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेगा। आखिर ऐसी कौन सी हवस थी तुम्हारी जो पूरी नहीं हो रही थी? कौन सी ऐसी आग थी जो बुझ नहीं रही थी? लड़की चाहिए थी ना, मुझे बोलते, लाइन लगा देता, कोठे पर चले जाते, सारा का सारा कोठा उठा लेते। लेकिन नहीं, नहीं याकूत, तुम्हें तो कुत्ते की मौत मरना था। वो तुम्हारा कलेजा चबाएगा, तुम देखना, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो मुंह से कफ निकाल रहे थे। तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। तुमने अपने कद से बड़ा दुश्मन बना लिया। वो तुम्हें मार देगा, बल्कि वो नहीं, आज तुम्हें मैं मारूंगा, अपने हाथों से मारूंगा, ताकि कोई गम ना रहे। कम से कम इतनी तसल्ली रहे कि मैंने तुम्हें गैरों के हाथ नहीं मरने दिया, अपने हाथों से मार दूंगा तुम्हें। याकूत अब भी शल सा खड़ा था। इसके गाल सुर्ख हो गए थे, इस पे उंगलियों के निशान बन गए थे। उन्होंने खून शाम नजरों से इसको घूरते हुए इस बेड पर धक्का दिया था। अब वो इसके ऊपर झुके, इसके गर्दन पे अपने हाथ रखे, इसका गला दबाने लगे थे। याकूत खौफ से इनको देखे गया। इसकी आवाज हलक में दम तोड़ गई थी। फहीम अब भी बुलंद आवाज में कुर्रा रहे थे। इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैं तुम्हें मार दूंगा याकूत, किसी गैर के हाथों मरने से बेहतर है मेरे हाथों मर जाओ, बेगैरत इंसान, खबीस इंसान, मेरे तखम से पैदा हुए हो तुम, आज तुम्हें मार दूंगा। याकूत की आंखें उबलने को थी जब इसने अपना पूरा जोर लगाकर अपने बाप को सीने पर अपने दोनों हाथों से जोर देकर इनको दूर धकेला। फहीम जितने भी ताकतवर सही, याकूत जवान था, ज्यादा ताकतवर था। वो इसे एक ही धक्के से बेड से नीचे गिरे थे। इनका सांस गहरा हमवार था, चेहरा दहक रहा था। यही हाल याकूत का भी था। इसकी गर्दन बुरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। वो गर्दन झुकाए मुसलसल खांस रहा था। इसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें बाहर को आ गई थी। कुछ देर तक दोनों इसी तरह अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, सूरत हाल को समझ रहे थे। चंद मिनट बाद फहीम अपनी जगह से उठे थे और याकूत सांस रोके इन्हें अपने करीब आते देखता रहा। इसके बिल्कुल करीब आकर अपना हाथ बुलंद करके एक जोरदार थप्पड़ एक बार फिर इसके चेहरे की जीनत बनाया था। अब की बार इनके चेहरे पर और लम्स दोनों में गुस्सा नहीं था, ये एक बेबसी बड़ा थप्पड़ था। याकूत ने चेहरा झुका लिया था। शायद इसे अंदाजा हो गया था वो खुद को किस दलदल में फंसा चुका है। 10 मिनट बाद इसके बेड पे इसके करीब बैठे हुए इसके गर्दन पर आइस पैक रख रहे थे। याकूत की सफेद गर्दन पे इनके नाखून बुरी तरह चुभे थे। चेहरे पर थप्पड़ों के वाज़ेह निशानात थे। तुम्हें अगर वो लड़की पसंद थी तो भोंक देते, मैं किसी भी कितारों तुम्हें वो ला देता। ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ता, निकाह निकाह करवा देता मैं। लेकिन ये झक मारने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इनकी आवाज अब भी बुलंद नहीं थी, लेकिन इसमें गुस्सा था, बेबसी थी, हकारत थी। याकूत ने सर झटका था। कितनी बार तो बताया था, तो पसंद है पसंद है, अब आपको समझ ही नहीं आई तो मैं क्या करता? वो बेजारी से बोला था। बात ये नहीं थी जो वो बता रहा था, वो लफ्जों की हेरा फेरी से काम ले रहा था। क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानता था। वही मिर्जा ने दांत पर दांत जमाकर जब्त किया। मुझे लगा बहन की तरह पसंद करते हो तुम मुझे, वो चबा चबा कर बोले थे। याकूत मिर्जा ने क्या कभी किसी लड़की को बहन की नजर से देखा है? वो और ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? आपने भी तो नूह की मां राबेल के साथ यही सब किया था। वही मिर्जा का आइस पैक लगाता हाथ थम गया था। इनका सांस तक रुक गया था। याकूत बोले गया, मैं बच्चा था, लेकिन इतना भी नहीं, मुझे सब याद है। नीरू तब 4 साल की थी, मैं 9 साल का था। डैड, वो लड़की मुझे पसंद है, जैसे आपको रबेल आंटी पसंद थी। मैंने जो भी किया आपसे सीख कर किया। मुझे ब्लेम करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांक ले।
वो अपने बाप की आंखों में आंखें डाले हुए बोल रहा था। वही मिर्जा के लिए अगली सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। काफी देर बाद जब वो बोले तो इनकी अपनी आवाज किसी खाई से आती हुई महसूस हुई। तुम ये सब कैसे जानते हो? उन्होंने हकलाते हुए सवाल किया था। याकूत ने इनकी जानिब देखा था। डैड में बच्चा जरूर था लेकिन मर्द भी था। हमारी क्लास के बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। ऐसी बातें समझने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमने कई मुल्क घूम रखे होते हैं, कई कल्चर देख रखे होते हैं। हम पर पाबंदियां नहीं होती। हमें सब दिखाया जाता है। हमें सब सुनने की आज़ादी होती है। यही आज़ाद माहौल हमें वक्त से पहले बड़ा कर देता है, जैसे मुझे कर दिया। शायद मैं ये नहीं समझ पाता अगर आपने ये एक बार किया होता। याकूत रुका था। इसके बाप का चेहरा शर्मिंदगी से झुका था। आपने ये एक बार नहीं किया डैड, आपने ये बार बार किया। आपने सिर्फ खुद ही इनके हुस्न का फायदा नहीं उठाया, आपने इनका हुस्न बेचा। ये आपका बिजनेस, ये एम्पायर, ये सब आपने कैसे बनाई? क्या मैं नहीं जानता? आपने इस औरत को मजबूर किया, वो खुद को बेचे ताकि आपको फायदा हो। इसका शोहर कमजोर था, मासूर था, और वो औरत मजबूर। आप इन्हें बड़े बड़े अमरा और ऊषा की महफिल में ले जाते थे। आप इन लोगों से। वो एक बार फिर रुका था। लहजा जरा जख्मी हुआ था। वही मिर्जा गर्दन झुकाए सुर्ख चेहरे के साथ इसको सुने गए। आप इन्हें इन लोगों के गेस्ट हाउस भेजते थे, आप इन्हें लोगों के फार्म हाउस भेजते थे। आपने इन्हें बेचकर अपने लिए दौलत खरीदी। हम अमीर थे, शुरू से थे। आपका ये एक होटल था, लेकिन हम कभी भी मिलियनियर्स नहीं थे। आपने नूह के बाप का सारा पैसा जब्त कर लिया, और जहां तक मैं जानता हूँ इनका एक्सीडेंट भी आपने करवाया था। मुझे ये सब मम्मी ने बताया था। लेकिन आपने जो कुछ भी रबेला आंटी के साथ किया, वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। तब नहीं समझा, लेकिन कुछ साल बाद समझ गया था। इसका लहजा धीमा सा था। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? उन्होंने गर्दन उठाकर पूछा था। यकूत ने नफी में सर हिलाया। यकूत अब भी बेतासुर लहजे में बोले गया। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ डैड। आप मेरे वाहिद पेरेंट हैं। जो कुछ भी आपने किया, जैसे भी किया, कोई ना कोई वजह रही होगी। जब मम्मी ने मुझे ये सब बताया, मैं तब भी आपको हेट नहीं कर सका। वही मिर्जा की सांस बहाल हुई थी। ना अब करता हूँ। जरूर आपके साथ कुछ हुआ होगा, तभी तो आपने ऐसा कदम उठाया। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आप पर वाचा करना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ। जो कुछ आपने किया, वही सब मैंने किया। आप नूह से मत डरे। जब वो अपनी माँ के मुजरिम तक नहीं ढूंढ सका, तो बहन के मुजरिम क्या ढूंढेगा? फहीम ने गहरी सांस ली थी, जैसे इसकी सारी बातें सांस के जरिए अंदर दाखिल हुई हों। तो उठकर याकूत की अलमारी के करीब गए थे और एक बैग निकाला था, और याकूत के कपड़े निकाल निकाल कर इस बैग में ठूसे गए। तुमने जो कुछ भी किया वो गलत था या सही मैं नहीं जानता, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रहोगे। तुम आज ही अमेरिका जा रहे हो, और इस वक्त नूह बच्चा था। आज वह बच्चा नहीं है। वो जल्द या बदती तुम्हें ढूंढ ही लेगा। और फिर इनकी आवाज में सफाकी दर आई थी। अब वो दूसरे दराज से इसकी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे थे। यकूत खामोशी से इनको देखेगा। फिर वो तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालेगा। मैं अब भी कह रहा हूँ, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कचरे के ढेर में फेंक देगा, और मैं ये नहीं देख सकता। इसीलिए तुम आज और अभी यहाँ से जा रहे हो। मैंने सब संभाल लिया है। बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। जिन लोगों ने तुम्हें वहां आते देखा, इनके मुंह बंद करवा दिए हैं, और नरमीन के डॉक्टर्स में खरीद चुका हूँ। वो इसके बैग को इसके कदमों के करीब रखकर इसका बाजू पकड़कर अब इसे खड़ा कर चुके थे। तुम जा रहे हो। जब तक सब कुछ फिक्स नहीं हो जाता, तब तक तुम जा रहे हो। और अगर तुम वापस आए तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगा, और ये मेरी धमकी मत समझना। वो इसको फोन करते हुए बोल रहे थे। यकूत गहरा रामदा था। आपको कैसे पता चला कि मैंने इससे बात आधे में छोड़ दी थी? जैसे इंस्पेक्टर अंसद जवेद ने कॉल की थी, इसने फुटेज में तुम्हारा चेहरा देख लिया था, और रही सही कसर इस चौकीदार ने पूरी कर दी थी। खैर, मैं इस वक्त तुम्हारे पास आकर मसला बढ़ाना नहीं चाहता था। मुझे सब कुछ फिक्स करना था। आप ये सब अकेले नहीं कर सकते। मुझे बताएं, ये सब करने में आपको किसने हेल्प आउट किया? वो शकीन अंदाज में इनको देखते हुए पूछ रहा था। सुल्तान मंजिल से किसी ने मेरी मदद की है। वो जीनियस है, इवल जीनियस। अब तुम जाओ, तुम्हारी फ्लाइट है। आधे घंटे बाद तुम्हें निकलना है। वो बेदिली से बाथरूम में घुस गया था। पीछे फ़हीम मिर्जा बेदम होकर बेड पर गिरे थे। अपनी औलाद के मुंह से अपना दागदार माजी सुनना अलग ही जिल्लत थी। सुबह दोपहर में बदलने लगी थी जब उमर अपनी स्टडी में दाखिल हुआ।
हाले सामने ही फर्श पे बैठी छोटी मेज पे रखे कागजात खंगाल रही थी। उमर को देखकर नजरअंदाज किया था। वो भी किसी किस्म की बदतमीजगी नहीं चाहता था। खामोशी से आकर इसके करीब बैठ गया। क्या आपको कुछ मिला? इसने बैठते ही सवाल किया था। हाले ने सारी कोफ्त को एक तरफ रखते हुए कुछ कागजात इसके आगे रखे। ये शेर अली के पिछले 2 साल के सारे केसेस की डिटेल्स है। 2 साल से इस पर 10 केस हुए हैं, जिसमें से 7 मुकदमों में वो जेल जा चुका है। इनमें से इन 7 मुकदमों में इसको निकालने वाले आदमी को चेक किया है। खुश्क लहजे में कहते हुए वो रुकी थी। तुम्हारा नाम कहीं नहीं है, एहसान करने वाले अंदाज में कहकर वो दोबारा कहना शुरू हो चुकी थी। इन 7 में से सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें इसको फेवर्स दी गई है। अब हमें इन 3 लोगों को चेक करना है। उमर गौर से सुन रहा था। कहीं इसका दिल कह रहा था, 3 लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं है, बस फहीम मिर्जा को चेक करो। लेकिन खामोश रहा। वो चाहता था हाले अपना मसला अपने तरीके से हल करे। ये सब आपने अकेले कैसे कर लिया? वो मुतज्जब हुआ था। किसने कहा अकेले किया है? लैल सिकंदर ने तुम्हारी जोजा के साथ काम किया है। उमर पीछे से आती लैल की आवाज पर मुड़ा था। वो सफेद टी शर्ट और जींस में मलबूस थी। छोटे बाल आधे खुले रखे थे। सांवला चेहरा धुला धुलाया सा था। इसके हाथ में 2 कॉफी के मगते पर छोटे छोटे कदम लेती इनके करीब बैठ गई थी। उमर ने अब हाले की जानिब देखा था। इसको कैसे बुला लिया आपने? ये तो इतनी मसरूफ होती है कि कॉल तक पिक नहीं करती, कि जाके घर आकर काम करे। स्ट्रेंज। वो वाकई हैरान हुआ था। लैल ने आज तक किसी के लिए ऐसा नहीं किया था, खुद उमर के लिए भी नहीं। हाली ने कागजात पर झुककर नजरें उठाई थी। अमीर होने का एक फायदा होता है, आप किसी को भी डबल या ट्रिपल दे पे करके अपना दिनों में होने वाला काम चंद घंटों में करवा सकते हैं, और अपनी टाइमिंग और अपनी जगह पे। मैंने भी वही किया। वो बोलकर एक बार फिर कागजात पर झुक गई थी। उमर हौले से बड़बड़ाया था। इलियट क्लास की बिगड़ी हुई रईसजादी। बात सुनो जोजा, क्या तुम्हें वाकई शक है तुम्हें अल्फा ने किडनैप किया है? लैल ने सवाल किया था। मुझे शक नहीं, यकीन है कि ये सब इसी ने किया है। हाले ने नजर उठाए बगैर जवाब दिया था। फिर तुम इसके साथ ही एक ही घर में क्यों रह रही हो? हाले ने नजरों के सामने एक और मंजर आया था। अस्पताल के बेड पर लेटा इसका बाप। वादा करो हाले, तुम उमर को नहीं छोड़ोगी। इसने सर झुका था। मैं आपको जवाबदेह नहीं हूं, और आइंदा मेरे मामला से दूर रहा करो। मैं आपको आपके काम का पे करती हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने का नहीं। गर्मी से कहकर वो उठ खड़ी हुई थी। लैल हन्नूज मुस्कुराती रही। इसने कोई जवाब नहीं दिया। हमें काम करना है उमर, क्या तुम आना चाहोगे? वो उमर को देखे बगैर बोली थी। उमर उठ खड़ा हुआ था। दोनों घर से बाहर निकल आए थे। आपकी लिस्ट में सबसे पहला नाम कौन सा है? वो गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए पूछ रहा था। हाले गाड़ी में बैठ चुकी थी। गाड़ी जरा आगे गई जब इसने बोलना शुरू किया। सरनिगार बेगम वुमेन हॉस्टल चलाती हैं। मजबूर और घर से भागी हुई औरतों को पनाह देती हैं। लेकिन दरअसल इनके हॉस्टल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग होती है। 6 माह पहले शेर अली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में फंस गया था। इसी औरत ने इसकी बेल करवाई थी। हमें इसको चेक करना होगा। लेकिन इसका आपसे और आपकी फैमिली से क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे समझ नहीं आई। हाले ने रोड पर देखते हुए सरसरी अंदाज में बोलना शुरू किया। सरनिगार बेगम का बेटा यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था। 6 माह पहले वो अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए लाया था। उमर का चेहरा सुर्ख हुआ था। बाजू की फूली हुई रगें मजीद फूल गई थी। हाले कहे जा रही थी, बाबा ने इनकार कर दिया था, जिस तरह मैंने तुम्हें किया था। अब मुझे ये जानना है, वो ग्रेसफुली मूव ऑन कर गया था या फिर तुम्हारी तरह ना का मसला बना गया? इसने भिगो के मारा था। उमर काफी देर तक जवाब दिए बगैर ड्राइव करता रहा था। प्लान क्या है? डराना है या आपके पास कोई इसकी कमजोरी है? थोड़ी देर बाद इसने पूछा था। मैं आम लड़की हूं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है। ना डराना है, ना इसकी कोई कमजोरी है मेरे पास। मैं आम लोगों की तरह इनसे पूछूंगी, साफ साफ और बस। इसने सादगी से जवाब दिया था। उमर ने सर झटका था। साहिर है वो उसे नहीं बताएगी। इस लड़की के अंदर जाने क्यों इतना सर भरा है? वो बस सोच ही सका था। सफीर लंच टाइम पे घर आया था। खाना खाकर यूसुफ सुल्तान से मिलने के बाद वो अपने कमरे में आए थे। इसकी मतलाशी नजर कुछ ढूंढ रही थी। अलमारी का एक पट खोले खड़ा वो बेचैन सा था। क्या ये है जिसे ढूंढ रहे हैं? महर ने हाथ में बोतल देकर इसकी जानिब मुड़ा था। चेहरे पर कोई शर्मिंदगी, कोई नदामत नहीं थी। तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो महर, और खास तौर पर इसे। इसने किन अखियों से बोतल की जानिब इशारा किया था? महर की बुरी आंखों में कुर्ब उतरा था। सफीर इसके हाथ से बोतल लेकर बेड पर जा बैठा था
और पास पड़े गिलास में श की आवाज के साथ डालता गया। गिलास मुंह तक भर गया था। सफीर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे और खुद को क्यों अज़ियत दे रहे हैं? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। इस तरह आपको देखकर मुझे तकलीफ होती है। वो बोल रही थी। सफीर इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर गिलास मुंह से लगा गया। जाने महर में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इसने करीब जाकर सफीर के हाथ से गिलास लेकर दीवार पर दे मारा। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। सफीर ने गुस्से भरी नजरों से इसको देखा था, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। क्यों? आखिर क्यों करते हैं आप ऐसा? वो फट पड़ी थी। सफीर ने सर बेड क्राउन से टिका दिया था। मुझे कोई शौक नहीं है इसका महर। मुझे तकलीफ होती है। जब जब मैं होश में आता हूँ, हाले मेरे दिमाग से चिपक कर रह गई है। इसकी बेवफाई का गम मुझे सांस लेने नहीं दे रहा। वो हारे हुए लहजे में बोल रहा था। ऐसे में जब जब मैं नशे करता हूँ तो मुझे सुकून होता है। मैं बहुत बुरी तरह टूट गया हूँ। मैं हमेशा से फातिहा रहा हूँ। मैं कभी हारा नहीं हूँ। मैं इसे हार कर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। सफीर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। ये हार कैसे इसके मुकद्दर में आ गई मुझे समझ नहीं आ रही। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, हर जगह हर मैदान में फातिहा रहा हूँ महर। मैं जीनियस था। मेरी पर्सनैलिटी, मेरा चार्म, मेरा बोलना, ये सब लोगों को चित कर देता था। हाले कैसे मुझे छोड़कर इस उम्र के पास जा सकती है? तुम बताओ ना महर, वो मुझे कैसे छोड़ सकती है? महर इसके करीब बैठ गई थी। एक हाथ से इसका हाथ थामा और कहना शुरू किया। सफीर, कुछ लोग हमारे लिए नहीं होते। इनका जाना वक्त में लिखा होता है। वो हमें मिलकर भी नहीं मिल पाते। वो शायद आजमाइश होते हैं या फिर शराब। इनके पीछे भागकर हम बस अपने पाँव और दिल जख्मी कर लेते हैं। आप फातिहा हैं। आप आज भी नहीं हारे। बस जो इनाम तय हुआ था वो आखिरी वक्त में बदल गया। आपको इनाम में हाले नहीं महर मिली। यकीन जाने में आपके लिए बेहतरीन हूँ। आप एक बार हाले को एक तरफ रखकर महरमा को तो देखें। आप हील होने लगेंगे। वो नरमी और मोहब्बत से कह रही थी। सफीर ने जैसे सुना ही ना हो। मुझे हाले चाहिए महर। जब तक मैं इसको हासिल नहीं कर लूंगा मुझे सुकून नसीब नहीं होगा। वो मेरी थी और मेरी रहेगी। दुनिया की हर खूबसूरत चीज पर सिर्फ सफीर सुल्तान का हक है, क्योंकि मैं फातिहा हूँ। मेरा वक्त, मेरा तख्त लिखा है। और तुम देखना, मैं एक दिन हारे को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे जो मर्जी मुझे करना पड़े। वो अटल लहजे में बोल रहा था। मैं एकदम गुस्से से उठी थी। वो आपको कभी नहीं मिल सकती, ना आज ना फिर कभी। आज इसके गम में शराब पी रहे हैं, कल से मंशियात लेना शुरू कर देंगे, ज्यादा सुकून आएगा। लेकिन वो आपको मिल जाएगी, ये बात आप अपने जहन से निकाल दें सफीर। वो फटी हुई आवाज में चिल्लाई थी। महर, मेरी बात सुनो। सफीर से उठकर इसके करीब आना चाहा। महर बदवक्त दूर हटी थी। साथ वो अपने दोनों हाथों पर उठा लिए थे। इन नापाक हाथों से मुझे छूने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके इस बटे हुए दिल के साथ नहीं रह सकती। आपको फैसला करना होगा। खालिद सुल्तान का शराब या महर वहाज की मोहब्बत, आपको फैसला करना होगा। सफीर वो गुलाबी पड़ती आंखों से बोलती बाहर निकल गई थी। सफीर पछतावा में गिरा खड़ा रह गया था। जरनिगार बेगम का हॉस्टल 2 मंजिला था। ऊपर वाली मंजिल में वो औरतें रहती थी जो कमाती थी, जॉब करती थी, या फिर हॉस्टल में ही छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाले हुए थी। निचले पोर्शन में दुनिया जहां की बदजुबान लड़ाका और हड हराम औरतें रहती थी, जिनको सीधा करना जरनिगार को खूब आता था। एक बात थी जो इन सब खवातीन में मुश्तरका थी। इन सब में ने कोई ना कोई ऑर्गन डोनेट कर रखा था। जो ये जब बेचने पे राजी ना होती, इसे जो बेचना पड़ता था, क्या ये बताने की जरूरत है? वो तो ने इस वक्त जरनिगार ऑफिस में बैठे थे। ऑफिस क्या था? एक ड्रब्बा था। छोटे से कमरे के वस्त में एक लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर दोपहर के खाने के बर्तन अब भी रखे हुए थे। दीवारों पर जा बजा मकड़ियों के जाले बन गए थे। मेज के दाएं तरफ वाली दीवार पर खिड़की थी, जहां से मई की तपती धूप आती थी, लेकिन वो इस वक्त बंद थी। हाले और उमर इसी लकड़ी के मेज के सामने रखी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उमर पुरसुकून सा, हाले गैर आरामदा सी और बेचैनी सी हो रही थी। वो बार बार लंबे लंबे सांस लेती थी, फिर यहाँ वहां देखती जैसे कुछ ढूंढ रही हो। इसी वक्त दरवाजे से एक मोटी औरत आती नजर आई। इसने सुर्ख साड़ी पहन रखी थी, रंगत साफ, बाल ऊंचे जुड़े में मुकीम थे। हील वाली सैंडल टिक टिक चलती वो इनके सामने मेज की दूसरी जानिब रखी हुई कुर्सी पर एक अदा से आकर बैठी थी। हालिया मजीद गहरे सांस लेने लगी थी। उमर बेचैनी से इसकी जानिब झुका था। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही हाले, हम वापिस चलते हैं। वो फिक्रमंद था। मेरा दम घुट रहा है, बस यहाँ घुटन है, बहुत बंद बंद है ये जगह, सांस नहीं आ रहा।
वो हल्की आवाज में कह रही थी। इस शख्स ने जिससे इसे नफरत थी शायद वो जहनी तौर पर यहाँ नहीं थी। उमर खामोशी से उठा था और कमरे में लगी वाहिद खिड़की खोल दी थी। तेज हवा का जिसको झुलसाता हुआ झोंका आया। हाल को इस वक्त ये गर्म हवा भी नेमत लगी थी। इसने जैसे सुकून से आंखें मूंद ली थी। ए मियाँ, आपस में तोता मैना की तरह टेंटे करनी थी तब मेरे को काहे को इधर बुलाया? लगे रहो, मैं ही खिसक जाती हूँ। वो ठेठ महाजों वाले लहजे में बात करती थी। इनके मुंह में अब भी एक तरफ पान रखा था। उमर वापस कुर्सी में आकर बैठ गया था। सॉरी, असल में मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी, इसलिए आपको जहमत दी। खालिद ने शाइस्तगी से माजरत करते हुए बात का आगाज किया था, जब सरनिगार ने इसके बाद बीच में काट दी थी। न तुम बात छोड़ो भैया, बस ये बता दो हमें कि हमें शादी को काहे नहीं बुलाया? अरे रिश्ता ही तो डाला था, ऐसा क्या गस्ब हो गया कि झूठे मुंह ही ना पूछा तुम्हारे बाप ने? अरे मेरा असद तो अब भी बावला हुआ फिर है तेरे लिए। तो लहकर बोलती हुई उमर को सख्त जहर लग रही थी, जबकि हालिद ने उस मुस्कुराती रही। आपने बदला भी तो ले लिया नजर निगार साहिबा, मेरी शादी की रात मुझे अगवा करवाया, ज्यादा कोप किया, मुझे हब्से भी जामे रखा और तो और मेरा गुर्दा बेचा। क्या आपको ये सब जेब देता था? बताएं, क्या मैं ये सब डिजर्व करती थी? वो मसनूई दुख से कह रही थी। उमर होनको की तरह से देखे गया। यही हाल निगार का भी था, जबकि हालिद दोनों से बेनियाज कही जा रही थी। मेरा बाप इस सदमे से चला गया, मेरा खानदान टूट गया। मैं अब बस आपसे एक इल्तिजा करने आई हूँ, सिर्फ एक खुदा के लिए अपनी बद्दुआएं वापस ले लें, मेरे घर बसने दें। मुझे मेरे शोहर से बड़ा ही प्यार है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। उमर ने इतनी जोर से मुड़कर इसे देखा था कि गर्दन चटकने की आवाज आई। जो कुछ भी हुआ वो बख्त में लिखा हुआ था। अब मेरा बख्त अगर इनके साथ जुड़ा था तो भला मैं क्या कर सकती थी? लेकिन आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है शायद वही मेरे लिए सजा थी। मुझे लगता है मैंने आपका दिल दुखाया है और मुझे आपकी बददुआ लग गई है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह।